वेलकम अगेन इन माय न्यू ऑफिशियल चैनल। हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंच का। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको सेकंड फिर समझ में आएगा। हम इस चैप्टर में अभी तक का देख चुके हैं सब्सटेंस क्राइसिस, न्यू बिल पास होने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला था, आगे वो हम देखने वाले हैं इस बिल में, इस वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हमारे क्या क्या रीजंस थे वो सारा चीज फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर चुका है। सेकंड पार्ट में आते हैं कि क्यों वो दिन आया जब हम जिस दिन का अभी वेट करते जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789, 14 जुलाई 1799। ये रीजन क्या था, मेन रीजन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ये दिन कैसे आया वो चीज अब हम इस वीडियो में कंफर्म समझने वाले हैं। तो आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे आउटब्रेक हुए, पीपल्स ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करने, थर्ड स्टेट वाले सपोर्ट करने लगे, अगेंस्ट हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट की पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पुराने चीजें चलते आ रही थी, ये एक स्टोरी समझते हैं। 1614 में क्या हुआ था कि एक लास्ट जो बिल आया था, बिल कैसे पास होता था फ्रांस में, तीनों सोसाइटी एक साथ बैठती थी और उसके बाद बिल पास करती थी, लेकिन हर एक सोसाइटी का एक वोट काउंट किया जाता था। जैसे टेकिंग का एग्जांपल, अगर 400 मेंबर फर्स्ट सोसाइटी के हैं, 400 मेंबर सेकंड सोसाइटी है, दिस इज ओनली फॉर द एग्जांपल, एंड 500 मेंबर थर्ड स्टेट के हैं, तो तीनों का एक एक वोट काउंट होगा, वन पर्सन वन वोट नहीं होगा। ठीक है, तो इस सिस्टम से ऑब्वियस सी बात है जिसको टैक्स नहीं पे करना पड़ा है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस टाइप का टैक्स पे होता था और कौन करता था कौन नहीं करता था। तो अब जिसको टैक्स पे नहीं करने का ऑप्शन है वो तो ऑब्वियसली किंग का बात मानेगा, क्योंकि उसको तो प्रिविलेजेस मिल रहा है। तो थर्ड स्टेट इसमें फंस जाती थी, क्योंकि उनके पास उनका वोट एक वोट, तो 2 वोट से हमेशा बिल पास हो जाता था। अब यही चीज क्या किया, फिर से ये थर्ड स्टेट 1789 में इसने फिर से जनरल असेंबली बुलाया। जनरल असेंबली कहां पे बैठता था, एक हॉल था, वर्सेला करके एक हॉल था। ठीक है, यहाँ पे लोग पीपल्स बैठते थे और डिस्कस करते थे। एक जनरल असेंबली, यहाँ पे सारे स्टेट्स के आते थे, एक जनरल असेंबली होता था और अपने प्रॉब्लम्स को और प्रोविजनल को यहाँ पे रखते थे और उस पर डिस्कशन होता था, वो बिल पास होता था। ठीक है, तो ये फिर से ये सारी सिस्टम चलने वाली थी। तो इसी तरीके से 5 मई 1789 को न्यू टैक्सेशन बिल के लिए सब पीपल्स एक जगह जनरल असेंबली में खड़े हुए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, सारे पीपल्स अगेंस्ट हो गए वोटिंग राइट्स के। ठीक है, ये लोग बोले कि अब वन वोट वन पर्सन वन वोट रहेगा। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक वे होता है उस तरीके से। अब इस तरीके से किंग ने क्या किया, किंग ने डिनाई कर दिया। तो वोटिंग डिमांड्स के कारण क्या हुआ, यहाँ पे वन पर्सन वन वोट यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब लोग डिमांड करने लगे वहीं पे किंग के सामने कि नहीं अब डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस होगा, अब तुम बहुत अब फायदा उठा लिए, अब डेमोक्रेटिक वे होगा। वो सिस्टम कैसे होता था, मैं वो सिस्टम अभी जब ये पूरा टॉपिक स्टोरी खत्म हो जाएगा तब मैं समझाऊंगा एक सिनेरियो कैसे वोटिंग होता था, कितने मेंबर्स थे। जैसे 745 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। पहले मैं समझते हैं नेशनल असेंबली बना कैसे। तो फिर क्या हुआ, इन लोग डिमांड करने लगे। अब डिमांड क्या किया कि किंग तो बेचारा समझ गया कि अगर नहीं इन लोग का बात मानूंगा तो भी दिक्कत, और बात मान लिया तो फिर टैक्स वैक्स कैसे पटाऊंगा भाई, 2 बिलियन पे करना है। ठीक है, तो किंग ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करते साथ वहां पे अब इस बीच में ना बहुत सारे बुक्स आ रहे थे, जैसे कि एक बुक आया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे एक बुक आया थी। ये बुक में ये बताया था कि कैसे प्रिविलेजेस एंड करना चाहिए और प्रिविलेजेस कैसे फायदा उठा रहे हैं हम लोग का, हमारे पैसों का, और सारे के सारे भाई ये सब अब नहीं हो पाएगा। अब हम थर्ड ग्रुप वहां से पूरा तरीके से उस जगह पे जहां पे बैठे थे एक हॉल में, उस हॉल से जाने लगे। जनरल असेंबली को पसंद नहीं कर रहे थे और वहां से लोग वापस जाने लगे। तो जाने के बाद अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली एक बनाने की बात चलने लगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और उसी दिन फिर एक हॉल में यहाँ पे सब कोई जो एक इंडोर खेलते हैं, जो इन लोग वर्सेला करके एक जो एरिया है, ठीक है, जनरल असेंबली जहाँ पे बैठता है, उसी के इंडोर टेनिस वाले एरिया में जाके ये लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए। वहां पे ये लोग जो पढ़े लिखे थर्ड स्टेट के थे वो लोग डिमांड करने लगे नेशनल असेंबली को। अब नेशनल असेंबली इन लोग बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, 20 जून को ये तैयारी हो रही थी ना। और जो आप क्या कहते हैं नेशनल असेंबली जो बन रहा था, यहाँ पे जो नेशनल असेंबली बनने जा रहा था, ठीक है, वो आपका नेशनल असेंबली यहाँ पे बनाने के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे ये लोग। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये लोग क्या चाह रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लाया जाए जो किंग के पावर, मोनार्की सिस्टम,
किंग के पावर को और मोनार्की सिस्टम के पावर को, प्रिविलेजेस को एंड कर दे या फिर लिमिट लगा दे। एटलीस्ट ज्यादा तानाशाही ना हो, एटलीस्ट कुछ लिमिटेशंस तो सेट हो, ठीक है। तो उस लिमिटेशन को सेट करने के लिए ये लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाह रहे थे नेशनल असेंबली का डिमांड करके। अब जब नेशनल असेंबली बनेगी या फिर कोई पार्टी बनेगी, जैसे कांग्रेस या कोई भी पार्टी एक बनेगी, इंडिया बीजेपी, कोई भी एक रिफॉर्मेशन, उसका एक आइडियोलॉजी होता है, हर एक पार्टी का अपना अपना डिफरेंट आइडियोलॉजी होता है। नेशनल असेंबली एक पार्टी टाइप का बना के यहाँ पे रिफॉर्म्स लाना चाह रही थी सोसाइटी में, फ्रांस में रिफॉर्म्स लाना चाह रही थी, तो इनको हेल्प कर रहे थे। अब ये दोनों कौन थे, यहाँ पे एक कहते हैं एक लीडर है मिराबियो एंड एवी। मिराबियो एंड एवी क्या कर रहे, ये लोग कहाँ बिलोंग करते थे, ये लोग फर्स्ट सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, बट कुछ अच्छे पीपल हर जगह होते हैं, आज बुरी जगह पे भी कुछ अच्छे पीपल्स होते हैं। तो ये प्रिविलेजेस को सही नहीं मानते थे, जो बर्थ बाई प्रिविलेजेस मिल रही है वो सही नहीं मानते थे, ठीक है, ये एंड करना चाह रहे थे। तो ये थर्ड स्टेट्स की सोसाइटी का हेल्प कर रहे थे, ये लोग सेकंड स्टेट के होके भी इस सोसाइटीज के हेल्प कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इन दोनों के हेल्प के कारण ही नेशनल असेंबली अब। तो नेशनल असेंबली वाले क्या किए, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लिमिटेशन जो सेट करने लायक कॉन्स्टिट्यूशन हो मोनार्की का, उसको वो लोग बहुत जल्द अच्छे से चालू कर दिए। अब उधर एक सोसाइटी है जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन पे सजेशंस ले रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स हो रही है। और बाकी जो सेकेंड स्टेट के कुछ अच्छे लोग थे वो लोग भी हेल्प कर रहे थे। उसमें सबसे अच्छा नाम क्या था, आप लोग ये कमेंट, आप लोग जल्दी से जल्दी याद करो, अगर याद आ रहा है तो समझ जाओ कि हाँ पिछला आपका क्लियर होते जा रहा है, नहीं याद आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार रिवाइज करो कि पीछे क्या मैंने दो नाम बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए भी, और किसी भी आपके आने वाले 9th क्लास का और 10th क्लास में भी कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये हाफ पार्ट है दोनों, 9th में भी है और 10th में भी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप से रिलेटेड। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो रेस्ट बची हुई, क्योंकि सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें कुछ लैंडलेस लेबर थे, कुछ कहते हैं आपके वर्कर्स थे, और बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी थी। तो जो रेस्ट फ्रांस बची है, एक तो आपका क्या होता है, बेड हार्वेस्टिंग हुआ था। इस बेड हार्वेस्टिंग के कारण वो ईयर पूरा आपका 1774 से लेके 1789 तक बेड हार्वेस्टिंग के कारण, कंडीशंस के कारण फूड का बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, 14 जुलाई को अचानक से बेस्टाइल नाम का एक जेल था जो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, कहा, एक र्यूमर फैल गया, एक अफवाह बोला जाता है, अफवाह फैल गया फ्रांस में एक जगह पे कि राजा ने ऑर्डर दे दिया है, सब कोई नेशनल असेंबली बना रहे हैं और सब कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, तो राजा ने एक ऑर्डर दे दिया है अपने सारे फौजी लोग को कि जाओ फ्रांस के सारे पर्सन्स को मार डालो, जो भी कोई बोले सबके ऊपर गोली मार दो। अब ये जो र्यूमर फैला, इसके कारण क्या किया, जो रेस्ट फ्रांस थी, जो पढ़ी लिखी नई फ्रांस थी, जो लेबर्स थे, वो लोग अटैक कर दिए बेस्टाइल के ऊपर और एक कैप्टन को भी मार दिए ये लोग। और वहां से जितने खूंखार जो राजा के अगेंस्ट थे, जो जेल में थे, वो सारे के सारे बाहर आ गए और सब इनका हेल्प करने लगे। कभी कभी बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग किसका हेल्प करने लगे, फ्रांस का हेल्प करने लगे, फ्रांस के पीपल, थर्ड स्टेट वाले पीपल्स का हेल्प करने लगे। और उसके कारण क्या हुआ, जब ये सोसाइटी में पूरा इस तरीके का माहौल और इस तरीके का कहते हैं सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो राजा भी एक मिनट के लिए डर गया, था ही कितना, 20 साल का बच्चा ही तो था, ठीक है, कान भरने वाले रहे होंगे तब जाके यहां तक पहुंचा है वो, ठीक है। तो अब प्रिविलेज बाय बर्थ बहुत फायदा होता है, सोने की चम्मच वाले घर में पैदा हो जाओ तो चीजें इजी हो जाती हैं करनी सोसाइटी में। वो फ्रांस में भी था, वो अभी भी है, ठीक है। बट एंडिंग ऑफ दैट द स्पेशल प्रिविलेज, अब ये सारी चीजें हुई तो राजा ने बोला भाई नेशनल असेंबली तुम बना लो, मैंने तुम्हें मान्यता दे दिया, अब हमारा क्या है, इसके कारण तुम क्या चाहते हो, एंडिंग ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज, लो मान लो, ये भी मैं मान लिया, अब एंड हो गया हमारा स्पेशल प्रिविलेज। नहीं इतना में नहीं हो पाया भाई, संतुष्टि नहीं मिली है अभी। फ्रांस वाले बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यू जस्ट अबॉलिश दैट विच टैक्स, जो हम चर्च को टैक्स देते हैं, जो हमारा टाइथ टैक्स था, इस टैक्स को भी आप पूरा तरीके से रद्द करो, अबॉलिश करो। और यहाँ पे जो बचा हुआ आपका 2 बिलियंस का जो आपका लिवरेज है, ठीक है, ये 2 बिलियंस का जो लिवरेज है, इसको भी भाई पूरी तरीके से खत्म करो। अब ये खत्म कैसे होगा, जो तुम्हारा बड़े लोग का ये लोग जो टैक्स ले लेके बनाए हो ना, यहाँ के कुछ प्रॉपर्टीज सेल करो इतने के आसपास, और अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो वेस्ट पड़ी है वो सारे को मिला के और इस टैक्स को पे करो, क्योंकि 10% पे कर रहे हैं, 10% कहते हैं इंटरेस्ट लगता था इसको पे करने में। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्टाइल वाले की सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन के कारण अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाएगा,
तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा क्या एक लिमिटेशन सेट कर चुका है मोनार्क में, ठीक है। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कुछ नहीं है, अब एक सिस्टम समझते हैं कि कैसे कंट्रोल करता था, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी चीज है, एक इलेक्ट्रोल करके एक बॉडी होती है, जहां कहीं कहीं पे इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, कहीं कहीं पे इलेक्शन हम किसी पीपल्स को चूज करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है। जैसे कि यूएसए में इलेक्शंस लोगों को लगता है डायरेक्ट नहीं बेटा, हम प्रेसिडेंट को इलेक्शन डायरेक्ट हम प्रेसिडेंट को चूज नहीं करते हैं, हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्ट चूज नहीं करते हैं, एक तरीके से वो इनडायरेक्ट है। लोकसभा में हम पीपल्स को चूज करते हैं, लोकसभा का राइट है एक प्राइम मिनिस्टर को चूज करने का, प्रेसिडेंट भी हम डायरेक्ट चूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोकसभा के मेंबर्स, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनको हम डायरेक्ट चूज करते हैं। पार्लियामेंट मेंबर्स बैठते हैं, 275 प्लस वोट्स जिसको मिलता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिस्टम सेट हुआ, जैसे कि 50,000 आपके जो कहते हैं यहाँ पे मैन होंगे, वो वोट देंगे कितना, 745 मेंबर्स को, जो नेशनल असेंबली बनी है, ठीक है। हमारी जो नेशनल असेंबली बनी है यहाँ पे, नेशनल असेंबली के पर्सन 745 मेंबर्स रहेंगे। ये 745 मेंबर्स कंट्रोल करेंगे किसको, किंग को, ठीक है। और किंग इनको भी कंट्रोल कर सकता है, इतना भी पावर नहीं छीन लेंगे अचानक से, ठीक है। इस नेशनल असेंबली में 50,000 आदमी चूज करेंगे 745 मेंबर्स को, 745 मेंबर्स किंग को कंट्रोल करेंगे, और किसको कंट्रोल करेंगे, मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है, मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने के बाद और किंग को कंट्रोल करने के बाद कितने मेंबर्स कंट्रोल कर रहे हैं, 745 मेंबर्स कंट्रोल कर रहे हैं। नेशनल असेंबली को कौन चूज कर रहा है, 50,000 मेंबर चूज कर रहे हैं। ये वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप हुआ, और इन सबको एक वॉच करने के लिए ये जो पीपल्स थे, कौन इनको वोट देगा, और यहाँ पे एक जुडिशरी सिस्टम भी था, ठीक है, एक जुडिशरी सिस्टम भी था, ठीक है, जो इन सबको वॉच करता था। ये हमारा यहाँ का सिचुएशन बना। उसके बाद यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वोट कौन, ये 50,000 मेंबर हैं, जो 50,000 मेंबर जिसको जो नेशनल असेंबली को वोट दे रहे हैं, ये कौन चूज करता था, ये चूज करते थे हमारे एक्टिव सिटीजन। जो हमारे यहाँ पे एक्टिव, एक होता है एक्टिव सिटीजन, एक होता है पैसिव सिटीजन, ठीक है, 2 सिटीजन होते थे। और एक्टिव सिटीजन किसको बोलते थे, जो पर्सन आपका 3 डे का लेबर वेजेस देने का, टैक्स में देने का स्टेटस रखता है, ऐसा कोई पर्सन, और जिसके पास कोई ज्यादा जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, और वो मैन हो और अबव 25 ईयर हो। पहला क्या होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए, अबव कितना होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए, प्लस उसके पास 3 डे का लेबर जो वेजेस होता है वो देने का, जो 3 डे का फ्रांस में उस समय लेबर का चार्जेस था, वेजेस था, उसको देने का पावर होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। तो वो पर्सन कहलाता था एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन्स कौन थे, जैसे कि वुमेन्स have not a right in that the French Revolution, हम पढ़ेंगे ये वुमेन रिवॉल्यूशन, इनको राइट मिला था 1946 में, इनको राइट मिला था फ्रांस में जाके, ठीक है। इनका भी एक लंबा रिवॉल्यूशन रहा है। ये रिवॉल्यूशन, वुमेन रिवॉल्यूशन मैं पूरा अलग रखूंगा, एक अलग से छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो वुमेन्स आर नॉट अलाउ, और लेस देन कितने, 25 ईयर, और जिनके पास पेइंग करने के लिए जो 3 दिन का वेजेस, लेबर के वेजेस पे करने का भी कैपेबिलिटीज नहीं है, उनके लिए ये कहते हैं, वो आते थे पैसिव सिटीजन्स में। तो ये लोग वोट नहीं डालते थे, और एक्टिव सिटीजन्स किसको चूज करते थे, 50,000 इलेक्टोरल मेंबर्स को, और इलेक्टोरल मेंबर्स चूज करते थे अपना कितना, 745 कहते हैं नेशनल असेंबली जो आपके मेंबर्स हैं, और ये कंट्रोल करते थे किंग और मिनिस्टर्स को। ये हमारा ओवरऑल नेशनल असेंबली बन चुका है। तो नेशनल असेंबलीज के जो जो लॉस बने थे, जैसे कि पहला था एक्टिव सिटीजन हो गया, दूसरा हो गया पैसिव सिटीजन, ठीक है, कौन वोट दे सकता है, इलेक्ट्रोल कौन बनेगा, जो सबसे ज्यादा हाई टैक्स पे करता है वो इलेक्ट्रोल बनेगा, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जो राजा को पूरी तरीके से कंट्रोल्ड में रखे। अब इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा कहते हैं चेंजेस आना चालू हो गया। कैसे चेंजेस आने चालू हो गया कि जैसे कि सब कोई इस जो नेशनल असेंबली था, नेशनल असेंबली बात कर रहा था राइट ऑफ सिटीजन्स, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ सेल्फ, अपना खुद का कुछ सोच और अपना खुद का रिजल्ट कुछ निकले। जैसे कि मैं अगर शॉप खोलना चाह रहा हूं तो मुझे टैक्स ज्यादा पे नहीं करना पड़े, शॉप में खोल सकूं, ये फंडामेंटल फ्रीडम चाहिए सबको। तो उस चीजों के फंडामेंटल क्या कहते हैं, राइट्स की बात करना स्टार्ट कर दिया था नेशनल असेंबली। अब उसी बीच में क्या हुआ
कि यहाँ पे धीरे से अब हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली भी जो मोनार्की है, जो मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे धीरे से रिपब्लिक बना। और रिपब्लिक बनने के लिए तो खैर बेटा अभी टाइम लगेगा इसको। पहले तो हम कहते हैं बहुत सारे इसमें क्लब्स बनेंगे, क्लब्स के बाद डायरेक्टरशिप आएगा और डायरेक्टरशिप के बाद फ्रांस फाइनली रिपब्लिक बनेगा। लेकिन एक प्रोसेस है, कैसे मोनार्की से कैसे मोनार्कियल सिस्टम कैसे रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है, जो हमारा प्रोसेस है इस वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि अदर, जब 10th क्लास में सीखेंगे कि अगर यूरोप, फ्रांस अगर थोड़ा सा खांस भी दे या छींक भी दे ना तो पूरा यूरोप को बुखार हो जाता है। ऐसा सिचुएशन है फ्रांस का। फ्रांस पता नहीं क्यों इतना एक्टिव है, अगर फ्रांस में कुछ भी होता है आज भी तो पूरा यूरोप को प्रॉब्लम होती है, और फ्रांस में कुछ हैप्पीनेस आता है तो पूरा यूरोप में हैप्पीनेस आता है। एक ऐसा सिचुएशन है फ्रांस का, थोड़ा सा एक ऐसा दबदबा है फ्रांस का, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे फ्रांस की अगर सिचुएशन समझें तो क्या हुआ था कि अदर जो यूरोप वाले एरिया थे, जैसे कि पर्शिया, यहाँ डिफरेंट जो नेबर आपके जो पड़ोसी देश होते हैं वो वरी हो जाते हैं। अगर आप कोई कंट्री, आपके बीच का कोई कंट्री या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंट्री अगर किसी कॉन्टिनेंट का फेमस हो रहा है और मोनार्कियल सिस्टम हट के कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है और रिपब्लिक हो रहा है, तो अदर कंट्रीज जो उसके जो पड़ोसी हैं, वो राज्य, उसको पड़ोसी देश, उनको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। उसी तरीके से किंग ऑफ पर्सियस को प्रॉब्लम हो रहा है, ऑस्ट्रिया का प्रॉब्लम चालू हो गया, बहुत सारे। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग ना राजा का हेल्प करने के लिए भेजे, वो 20 साल के बच्चे का हेल्प करने के लिए बहुत सारा फौज भेज दिए कि जाओ वहां के सिचुएशन को, फ्रांस को कंट्रोल करो। बट यहाँ पे सडनली अचानक से चेंजेस क्या है, नेशनल असेंबली जो था वो वॉर कर दिया, किसके अगेंस्ट, किंग ऑफ क्या कहते हैं पर्शिया और आपके ऑस्ट्रिया और इन अदर कंट्रीज के जो इसके अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट आ रहे थे, उनके ऊपर वॉर। और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे मैन, थाउजेंड्स ऑफ मैन फ्रांस के अपने कंट्री के लिए वॉलेंटियर ऐसा ज्वाइन करने लगे आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये लोग जाने लगे कहते हैं लड़ाई में, ठीक है। और यहाँ पे इनका नेशनल एंथम भी बना था, ठीक है, एक नेशनल एंथम भी बनाया यहाँ पे। और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैन लोग चले गए वॉर में, वुमेन्स लोग घर चलाने लगे। अब अर्निंग के लिए कुछ चाहिए तो वुमेन्स भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट की थी इसी टाइम पीरियड पे। घर कौन चला रहा था, वो आदमी लोग तो पूरा लड़ने चले गए थे, और वुमेन्स जो थे वो वर्किंग, अपना फैमिली को स्टेबल रखने के लिए उनके फूड उनके लिए, सब सारी चीजों के लिए व्यवस्था, पूरा ऑल द अरेंजमेंट डिपेंड ऑन दैट द वुमेन जो वहां पे घर में थी। और ओल्ड मैन आल्सो डिपेंड ऑन दैट द वुमेन्स एट द टाइम पीरियड ऑफ दैट इन दैट द 1791। अब इसी बीच में अप्रैल में ये सारी चीजें चल रही थी। अप्रैल के पहले अगर 1971 में देखेंगे तो इसी बीच में क्या हुआ था, नेशनल असेंबली अलाउ कर दिया था बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स को, ठीक है। इसी में एक सबसे फेमस क्लब आएगा जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब तो मतलब इतना फेमस है कि इसके नाम से भी लोग डरते हैं। इसका नाम ही एक डरावने इस वो पे रखा है, हम पढ़ेंगे 1792 से लेके 1794 तक का पूरा एक टेरर, मतलब एक डरावना चीज, ठीक है। इसके नाम से भी लोग, इस क्लब के नाम से भी लोग कांपते थे। ऐसा टाइप की सिचुएशन आगे क्रिएट कर देता है और फिर डायरेक्टरशिप आता है, फिर रिपब्लिक होता है, नेपोलियन, मतलब डायरेक्टरशिप में धीरे से हम नेपोलियन लाएंगे। तो ये अभी हमारा मोनार्की से रिपब्लिक पहुंचने का एक रास्ता यहां तक पहुंचे हैं। अब हम जैकोबिन क्लब्स को पूरा डिस्कस करेंगे, डायरेक्टरशिप को डिस्कस करेंगे, फिर रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा कंट्री पूरी तरीके से हम फ्रांस को आजाद करा देंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।